Hello students, welcome back to my channel for one more informative chemistry class. Students, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट एनसीईआरटी का हमारा एक एक टॉपिक मैं अपने इस चैप्टर में डिस्कस करूंगी ताकि आपको और कहीं से भी नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़े। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड होती है। लेट्स टेक एग्जांपल। जिंक और कॉपर का हमने एग्जांपल लिया है। जिंक प्लस कॉपर आयन, यू गेट जिंक आयन प्लस कॉपर। अब इस रिएक्शन में हमसे क्या निकल नजर आ रहा है? हमें जो हमारा जिंक था ये किस में चेंज हो गया है? Zn2 पॉजिटिव में। मींस इट हैज लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो आपका जो जिंक है इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। Cu2 पॉजिटिव था, ये किसमें कंप्लीट चेंज हो गया है? कॉपर में। तो इसने यहाँ पर रिडक्शन शो करी है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है। तो इसमें आपका जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं और जिसकी रिडक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिस है। हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर चलती है। हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी का है टाइप्स ऑफ कंडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन क्या होती है? मेटालिक कंडक्शन मींस मेटल्स के अंदर, ठीक है। मेटल्स के अंदर जो कंडक्टिविटी है इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। और जो मेटालिक कंडक्शन है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पॉइंट से रिलेटेड आपको 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यूज में, सर्शन में किसी ना किसी में आएगा ही आएगा। ये थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या है? कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में है तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट की डीकंपोजिशन हो जाती है तो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे प्रॉपर्टीज में। एंड जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ। इससे रिलेटेड आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी फॉर्म में, एमसीक्यूज में या इन एनी केस। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है दे अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन, वो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और सॉल्ट्स लाइक HCl, NaOH, H2SO4 एंड NaCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जिनकी डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है, कुछ होगी, कुछ फ्रैक्शन जो है वो अनडिसोसिएटेड रहेगा, लाइक एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है क्योंकि उसमें कुछ फ्रैक्शन जो है वो अनआयोनाइज्ड रहता है तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आयोनाइज इन द सॉल्यूशन। टोटल में से कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन हो गई है। टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो चुके हैं और कितने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसका सिंबल होता है अल्फा। अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है इट मीन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर अल्फा लेस देन 1 है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये अल्फा की वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग कंडक्टिविटी पावर। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर तो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि हमारे सोल्यूशन में आयन ज्यादा होंगे। अगर आपने वीक इलेक्ट्रो लिया है तो हमारी कंडक्टिविटी कम होगी क्योंकि कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आयंस के ऊपर। सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका सॉल्वेंट गाढ़ा है, गाढ़े का मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, अगर विस्कोसिटी कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। थर्ड हमारा फैक्टर है साइज ऑफ आयन। जितना बड़ा साइज होगा, हम अपने आप ही देखिए जितना कोई हैवी बंदा होता है उसको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो धीरे चलेगा। तो सेम केसेस है, अगर जितना साइज बड़ा है उतनी कंडक्टिविटी कम, जितना साइज कम है उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा। नेक्स्ट टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है इट ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर वाला, बिकॉज क्यों इंक्रीज हो जाती है? ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस। ये अपने रीजन याद रखना है। क्लियर? जो ionic conductance है it increases with increase of temperature because of the decrease in interaction between the ions. नेक्स्ट हमारे पास है कुछ टर्म्स जो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से रिलेटेड पता होनी चाहिए, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड।
हमने 10th में भी पढ़ी है और आपने फिजिक्स में भी ये टर्म्स पढ़ी हैं। इट स्टार्ट्स विद ओम्स लॉ। ये कुछ टर्म्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इन शॉर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई रट्टा लगाने वाली चीज इसमें नहीं है। हर चीज समझ के आप लर्न करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। और अगर आप इसके साइड बाय साइड नोट्स बनाते जाओ तो आपको ये चैप्टर एक ही बार नोट्स बनाने में समझ में आ जाएगा। सो लेट्स डिस्कस। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। कुछ टर्म्स, फर्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, current passing through a conductor is directly related to the potential difference applied across it. Through conductor is directly proportional to the potential difference applied through it. So I can write I is directly proportional to V or V is equal to I R. R क्या है इसमें से? Resistance. So next हमारी definition क्या है? What is resistance? सिंबल इसका कैपिटल R. Resistance क्या होती है? It is obstruction, रुकावट। ये करंट फ्लो होने में रुकावट क्रिएट करती है। Obstruction to the flow of current. इसका सिंबल R होता है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड उसका एरिया। लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ। सो आर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ, इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया, और वी कैन राइट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब जो रो है दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट, इसकी आपकी यूनिट जो है ये एमसीक्यूज में आती है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज रो, इसका सिंबल रो है, एंड रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यही से हमारा निकला आर ए अपॉन लेंथ। सो रो क्या है? इट इज अ रेजिस्टेंस दैट डिपेंड्स अपॉन द एरिया एज वेल एज ऑन द लेंथ। सो इट इज द, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। दो नाम है इसके, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर क्या है? इट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो हम यहां से रो की यूनिट्स निकालेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। एरिया क्या है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ क्या है आपकी? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो इसकी यूनिट्स क्या आई हैं? ओम सेंटीमीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट। नेक्स्ट हमारी टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल होता है जी। कंडक्टेंस क्या है? इट इज ईज, कितनी आसानी से करंट पास हो रहा है। इट इज ईज विद विच करंट फ्लो, कितनी आसानी से ये फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है? इट इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस रुकावट क्रिएट करती है और जी जो है वो इजिली हमें करंट फ्लो होने में हेल्प करता है। तो इसकी यूनिट्स क्या रहेंगी? ओम इनवर्स। यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस भी हो गई। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है दैट इज द कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। सो नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल होता है के, जिसको हम कापा भी बोलते हैं। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रो। तो के इज 1 अपॉन रो। तो रो हमने यहां ऊपर निकाली है अभी, तो इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी? रो की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, तो इसकी क्या आ जाएंगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमारी टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपको एमसीक्यूज में आती हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस, कंडक्टिंग पावर of all ions produced
produced, conducting power of all ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte. इसका सिंबल होता है लैम्डा एम. इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं लैम्डा एम. लैम्डा एम इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं K इंटू 1000 अपॉन C. C क्या है? कंसंट्रेशन. और कौन सी कंसंट्रेशन आपने लेनी है? मोलैरिटी. याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. ओम इनवर्स को हम सीमन भी बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है. यूनिट्स का क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आता है और इसके छोटे छोटे 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी आपको आएंगे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सेल कांस्टेंट. हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज हमारी वेटेज रखता है. 8 मार्क्स का ये चैप्टर आपको आता है. बाकी सभी चैप्टर्स हम आपके 7 मार्क्स के हैं. बट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सेकेंड बुक का जो एल्डिहाइड कीटोन्स है, दोनों की वेटेज एक की 8 मार्क्स की है और एक की 9 मार्क्स की है. तो मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर है आपके ये, और इजीली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को, कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज सेल कांस्टेंट. अब सेल कांस्टेंट क्या है? हमने रेजिस्टेंस जो है वो करी थी. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ एंड एरिया. सो ये जो L अपॉन A वाली चीज है ये क्या होती है? सेल कांस्टेंट. और इसका सिंबल जो होता है G स्टार होता है. तो सेल कांस्टेंट जो है ये किसके बराबर होती है? सेल कांस्टेंट जो है इट इज इक्वल टू G स्टार. इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस. ये इसका फॉर्मूला है. न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं. आपको हर हाल में ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए. सो इट इज कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस दैट इज G स्टार. इट इज इक्वल टू K अपॉन G. कंडक्टिविटी कापा, कंडक्टेंस आपकी G. तो हमारा ये सिंबल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आपके न्यूमेरिकल्स आने हैं. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो आपको आता है. तो क्वेश्चन क्या है? डिस्कस. मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रही हूं. डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड, ये किसी ना किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो जैसा मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ आपने वैसा ही लिखना है. तो इसका आंसर आपने कैसे देना है? सो ऑन डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होती है. तो जब आप इसको डिसोसिएट डाइल्यूट करते हो तो इसकी डिसोसिएशन जो है बढ़ जाती है. सो ऑन डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज डिसोसिएशन इंक्रीजेस. अगर डिसोसिएशन इंक्रीज हो गई है तो नंबर ऑफ आयंस आल्सो इंक्रीजेस. अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है. अब स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी ही 100% डिसोसिएटेड होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी है वो कैसे बढ़ेगी? ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशंस. तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाते भी जाओगे तो दे आर ऑलरेडी डिसोसिएटेड. They are completely dissociated at all concentration. But अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर एग्जिस्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन. तो उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. सो मूवमेंट डिक्रीजेस. लेकिन जब आपने व्हेन इट इज डाइल्यूटेड, जब आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, व्हेन इट इज डाइल्यूटेड द आयंस मूव अपार्ट, दूर दूर चले जाएंगे.
and interionic interactions decreases, इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएंगी, इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस डिक्रीजेस एंड बिकम्स निग्लिजिबल। जब उनकी इंटरेक्शंस बहुत ही वीक हो गई हैं, दे विल मूव फार अपार्ट, बहुत दूर दूर चले जाएंगे। फार अपार्ट का मतलब बहुत दूर, ऑब्वियसली जब जाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब आपको समझ में लग गया, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। स्ट्रॉन्ग के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं हुए। आपने ये रीजन 100% अपने माइंड में सेट करके रखिए। वीक के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में वो नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी जितने थे उतने रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। सो इस केस में जो कंडक्टिविटी इंक्रीज किस लिए हुई है, it is due to the decrease in interionic interactions between the ions, क्योंकि पहले उनकी इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, now they become weak, so the conductivity increases। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, वो एक एक्सप्रेशन को ओबे करते हैं। उनकी जो लैम्डा m इट इज इक्वल टू, दिस इज इन्फिनिट डाइल्यूशन AC हाफ। ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, डी बाय हक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन। And this equation hold goods at low concentration, at low concentration when C approaches to 0। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है। एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, क्लियर, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन माइनस AC हाफ। दिस इज कॉल्ड ओहन-सागर इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन होल्ड गुड्स एट लो कंसंट्रेशन व्हेन C approaches to 0। ये आपका कंप्लीट 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से रटना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, दैट इज द कोलराउश लॉ। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नीट जेई बोर्ड तीनों के अकॉर्डिंगली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलराउश लॉ क्या कहता है, इसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसकी डेफिनेशन आती है और इसका एक न्यूमेरिकल 100% आपको आएगा ही आएगा। जब भी आपको किसी चीज की डेफिनेशन आए तो आपने डेफिनेशन वही लिखनी है जो एग्जैक्टली बुक में दी है, डेफिनेशन कभी भी अपनी वर्डिंग में आपने नहीं लिखनी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कोलराउश लॉ। कोलराउश, ठीक है। अब कोलराउश लॉ हमें क्या कहता है, डेफिनेशन इसकी है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of limiting molar conductivities of cation and anion। जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो cation और anion में स्प्लिट करेगा। सपोज आपके पास है KCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो इसमें आपने कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ cation प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ anion। इन केस इट इज इक्वल टू V प्लस लैम्डा नोट प्लस V नेगेटिव लैम्डा नोट नेगेटिव। ये जो V है इट रिप्रेजेंट नंबर और ये रिप्रेजेंट करता है कैटाइन, नंबर ऑफ कैटाइंस। इसी तरह से ये रिप्रेजेंट करता है नंबर और लैम्डा नोट रिप्रेजेंट करता है नंबर एनाइन, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, it is used to calculate molar conductivity of weak electrolyte, molar conductivity of weak electrolyte like acetic acid, जिसकी हम थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एट इनफिनिट डाइल्यूशन, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए। एट इनफिनिट डाइल्यूशन, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ NaOH, सॉरी NaCl। ये आपका फॉर्मूला है और ये आपको पता होना चाहिए।
सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? यूज टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अल्फा। इट इज द कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला है। थर्ड एप्लीकेशन, यूज टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के, इसका फॉर्मूला है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। फोर्थ एप्लीकेशन, यूज टू कैलकुलेट solubility of used to calculate solubility of sparingly soluble salt। sparingly का मतलब क्या होता है? जो partially soluble है। क्लियर? आप partially भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? solubility it is equal to kappa into 1000 upon molar conductivity at infinite dilution। तो दिस इज कॉल्ड राउच लॉ एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन भी ऐसा आपको आती है, एमसीक्यूज में भी आएगी, 1 मार्क में भी आएगी। और जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट क्या चारों ही एप्लीकेशंस हैं और इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने करना है। और इस चैप्टर के 8 और 9 मार्क्स जो हमारे वेटेज दे रखी है सीबीएसई ने, ये किसी हाल में भी हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। केमिकल एनर्जी, रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी निकलती है डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हमारे पास 2 हाफ सेल्स हम लेते हैं, 2 कंटेनर लेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेटली होती है। So let's discuss electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी फ्रॉम redox reaction directly converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, हम 2 कंटेनर ले लेते हैं, एक में ऑक्सीडेशन होगी, एक में रिडक्शन। इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया है जिंक सल्फेट का, इसमें मैंने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर जिंक की रॉड डिप की है, इसके अंदर कॉपर की रॉड डिप की है, और ये बीच में मैंने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है जो कि यहाँ पर हमने डिप कर दी है। इसके एंड्स को मैंने पोरस मटेरियल से प्लग अप कर दिया है। इसके अंदर आप क्या क्या ले सकते हो? इसके अंदर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले सकते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl का ले सकते हो, KNO3 का ले सकते हो, या अमोनियम नाइट्रेट का, तीनों में से किसी का भी ले सकते हो आप। एंड दिस यू शेप ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रोड्स आर देन कनेक्टेड विद द बैटरी एंड ऑल अदर थिंग्स। हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया है। ये चीज जो है इसको हम एनोड बोलेंगे, जिंक रोड है, ये कॉपर की रोड है, एक्ट एज कैथोड। जब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है तो आपने क्या देखा है, जिंक इज लूजिंग इट्स वेट, मीन जिंक का लॉस हो रहा है, एंड कॉपर रोड इज गेनिंग इट्स वेट। कॉपर यहाँ से मोटी हो गई है, जिंक की रोड यहाँ से पतली हो जाएगी विद टाइम। ठीक है, ये चीज जो है वो निकल गई। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, विद टाइम ऑन द पैसेज ऑफ आफ्टर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाट वी ऑब्जर्व, जिंक इज चेंजिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा रिएक्शन कहां पर हो रहा है? एनोड पर। कॉपर जो है 2 पॉजिटिव था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। और ये रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है? कैथोड पर। सो वी कैन से जो आपकी ये वाली सेल है इट एक्ट एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये वाली जो सेल है आपकी इट एक्ट एज रिडक्शन हाफ सेल। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पर आपकी रिडक्शन, ये हमारी 2 हाफ सेल है, आधा आधा रिएक्शन इसमें हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या हुआ है? जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, यू गेट जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर।
इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? जिसकी ऑक्सीडेशन है उसको आप लेफ्ट साइड पे लिखते हो, ये दो जो लाइन है दे रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, जिसकी रिडक्शन है उसको आप राइट साइड पे लिखते हो। तो ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको किसी भी सेल की लिखने के लिए आ सकती है। मैंने जहां पर जिंक और कॉपर लिया है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन ये याद रखना है कि जिसकी ऑक्सीडेशन है वो लेफ्ट साइड पर, जिसकी रिडक्शन है वो राइट साइड पर, और ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर सपोज आपने ले लिया है KCl सॉल्यूशन, तीनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर KCl ले लिया है। अब आपका साइकिल चल रहा है, रिएक्शन चलता जा रहा है, तो जिंक जो है वो अपना जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जा रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है। तो क्या होता जा रहा है, आपकी इस सेल के अंदर SO4 नेगेटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिंक तो लूजिंग इट्स वेट, बट इसमें अंदर क्या चीज इंक्रीज हो रही है? सल्फेट आयन। और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर कॉपर तो डिपॉजिट होता जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या है, जिंक जो है 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए KCl क्या करेगा? पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने के लिए Cl को भेजेगा, नेगेटिव आयन को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयंस को भेजेगा। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमारी सेल जो है कॉन्टिन्यूसली काम करती रहेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी सेल जो है काम करना बंद हो जाएगी। सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क या 2 मार्क में ये क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? दो फंक्शंस आपने याद रखने हैं, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फर्स्ट फंक्शन क्या है? ये दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखना है आपने? इट कनेक्ट्स सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल्स। सेकंड, इट मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने में हेल्प करता है बाय रिलीजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द सॉल्ट विच वी हैव टेकन। KCl लिया था तो ये K पॉजिटिव और Cl में सेपरेट हो जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एप्लीकेशंस क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये हमें काफी सारी चीजें बताती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे आपने 10th में मेटालिक सीरीज करी थी, मेटल्स की सीरीज करी थी, उसी तरह यहाँ पर है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, in the increasing electrode potential values called electrochemical series. Electrochemical series, arrangement of elements in the increasing order of electrode potential values called electrochemical series. तो इसकी 4 applications हैं, वो कौन कौन सी हैं? First, it is used to find strength of oxidizing agent and reducing agent. कैसे पता चलेगा? The substance which has lower reduction potential, जिसका reduction potential की वैल्यू कम है, it act as strong oxidizing, जिसकी reduction potential की वैल्यू कम है, act as strong reducing agent, and which has higher reduction potential value act as strong oxidizing agent, वो strong oxidizing agent होता है। Now second application, first application क्लियर होगी। इस तरह से आपने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से हमने देखना है, जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सेकेंड एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक फॉर्मूला है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस
एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यूज हमें स्टेटमेंट में दी होती हैं। थर्ड, यूज टू प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो कैसे आपने पता करना है। फर्स्ट, आपने ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अगर ई नोड सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फिजिबल है, अदरवाइज रिएक्शन नॉट फिजिबल। सेकेंड, आपने क्या देखना है, स्पीशीज रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, विच हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी रिड्यूस्ड। आपने देखना है अपने रिएक्शंस जो आपको दे रखे हैं कि क्या वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। अगर तो हो रहा है तो रिएक्शन फिजिबल है, नहीं हो रहा, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। विच हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी रिड्यूस्ड एंड विच हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर ऐसा है तो आपका रिएक्शन फिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। फोर्थ, ये हमें क्या बताती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। हम हमेशा रिएक्शन लिखते हैं ना, एसिड प्लस मेटल वी गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या सारी मेटल्स के अंदर पावर है कि क्या वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी? तो ये भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती हैं कि वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। वो कैसे हमें पता चलेगा, द मेटल विच हैज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी होगी कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो कौन कौन सी मेटल्स हैं जिनकी नेगेटिव होती है, लाइक जिंक, मैग्नीशियम, निकल। कौन सी है जो नहीं करती हैं, इट इज कॉपर एंड सिल्वर। इनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती हैं, सो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करती हैं। सो दीज आर द 4 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ पर हमने टर्म यूज करी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी हमारा एनसीईआरटी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। These are the complete notes of your chapter electrochemistry. वीडियो को देखिए और साथ साथ इसको आप अपनी कॉपीज पर जरूर लिखिए, तभी आपको क्लैरिटी होगी। जिसने कभी भी एनसीईआरटी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखो, यू विल गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट। फिर भी किसी को कुछ डाउट है, किसी भी टॉपिक में एनसीईआरटी के डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिप्लाई। एंड आई एम अपलोडिंग, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल इन 3 और 4 पार्ट्स। तो अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी टॉपिक की तो आप वहां से भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका बहुत बार मेंशन किया है। So what is electrode potential? It is a potential difference between metal and its ions. Metal and its ions in the solution. जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिया था, मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और उसमें जिंक रो डिप की थी। तब उस केस में क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन द जिंक एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मतलब क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट नेचर ऑफ मेटल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन क्या है, एंड इट्स आयंस, अगर वो रिएक्टिव है या नहीं है। सेकेंड, concentration of ions in the solution, and third, temperature. Clear? These are the 3 factors which affects the electrode potential value. नेक्स्ट हमारी टर्म आती है EMF. EMF आप क्या होता है, जिसको हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब EMF क्या है आपका, इट इज अ डिफरेंस, दोनों में आप ध्यान देना, दोनों डेफिनेशंस में क्या है, डिफरेंस बिटवीन द
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस, इट इज कॉल्ड ईएमएफ, और इसको हम ई सेल भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। नेक्स्ट हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज एसएचई? इट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी, एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये कुछ इस तरह से हमारी आउट में थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से होता है। इसमें मैंने स्टैंडर्ड 1 मोलर HCl लिया है, ये इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, रफली डायग्राम बना रही हूँ। ये बीच में एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें हमने प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड किया है, यहाँ पर प्लाटिनम फॉयल अटैच होती है। इट इज एनक्लोज्ड इन द ग्लास ट्यूब, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को अंदर डाल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस टेम्परेचर है 298 केल्विन, प्रेशर है 1 बार, कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर ले ली है, सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने ली हैं, इसीलिए इसका जो नेम है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो इट कैन एक्ट एज बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। इसके अंदर ये पावर है बिकॉज हाइड्रोजन कैन लूज एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये बोथ, जब हमें रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत होती है तो हम SHE यूज करते हैं, और SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इट इज जीरो, ऑलवेज जीरो। क्लियर? अब ये बोथ एनोड एज कैथोड एक्ट करती है, जब ये एनोड एक्ट करेगी तो इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड, और जब ये कैथोड एक्ट करेगी इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2। तो ये हमारा था SHE, जो कि हमारी इलेक्ट्रोकेम EMF सेल कैलकुलेट करने के काम आता है। नाउ हाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यही से हमने सारा करना है। अगर आपके पास सपोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और आपके पास एनोड है, कैथोड नहीं है, यू कैन यूज SHE। कैथोड है, एनोड नहीं है, यू कैन यूज SHE। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें जीरो पता है, तो इजीली वी कैन EMF हम कैलकुलेट करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड से हमारा ई सेल पता चल जाएगा। तो इस तरह से अब रिलेटिवली दूसरे जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। So next topic according to our NCERT is Nernst equation, very very important topic, और आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ, और 3 मार्क का इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल आना है आपको, 100% आएगा, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। 3 मार्क्स का NCERT का हमारा नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आता है, जेई में आता है, बोर्ड्स में तो आना ही आना है, 100% डेड श्योर क्वेश्चन है आपका ये नर्स्ट इक्वेशन। सो व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? ये चैप्टर हमारा कुछ लेंथी है, ठीक है। अब नर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है? इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड concentration of इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसीलिए इसकी वेटेज भी ज्यादा है क्योंकि ये चैप्टर हमारा लेंथी है। अब नर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालनी है आपने, देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड फॉर्म, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन एक्वस फॉर्म। R क्या है आपका गैस कांस्टेंट, T क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, F क्या है आपका फैराडे। चलिए मैंने सारी वैल्यूज इसकी, अब सबसे पहले तो मैं ln को log में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो log में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, so it is 2.303 RT upon NF log metal in solid form upon metal in aqueous form। अब R की वैल्यू क्या है, 8.314, T 298 केल्विन है,
F आपका 96500 कूलम है। सारी वैल्यूज फिल करने के बाद n नहीं फिल करेंगे बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन व्हाट इज गिवन टू अस, n तो वहां से कैलकुलेट होगा। सो ई सेल इज इक्वल टू, मैंने सारी वैल्यूज इसमें फिल कर दी हैं। फिल करने के बाद मेरा यहाँ पर आया है 0.059 अपॉन n लॉग। अब जो मेटल इन सॉलिड फॉर्म है ऑलवेज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 अपॉन m एक्वस। और ये इक्वेशन किस टेम्परेचर पर ओबे होती है 298। अब फॉर डेनियल सेल का मतलब क्या होता है जिंक कॉपर सेल, ठीक है, जिंक कॉपर सेल। उसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है n2 है। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग। अब क्योंकि जिंक और कॉपर मुझे एनोड और कैथोड दोनों पता है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो ऊपर और जिसकी रिडक्शन होती है वो नीचे। सो दिस इज द कंप्लीट योर नर्व्स इक्वेशन। तो यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका एक्सप्रेशन है नर्व्स का। इक्वेशन डिराइव करनी भी आती है और इसका न्यूमेरिकल डेट श्योर 100% है कि 3 मार्क्स में ये आएगा ही आएगा। हमारा नेक्स्ट है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रॉम नर्व्स इक्वेशन, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है। अब हमने ये एक्सप्रेशन हमारे सामने है, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये आपका जिंक क्या है, आपका रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट, क्लियर। तो ये इसका जो लॉग होता है ये किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो इस चीज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल, वन मोर थिंग, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। अब ये चीज मेरी 0 हो गई है, तो मैं यहां पर सीधा क्या लिखूंगी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n, और ये जो चीज है ये चीज, ठीक है, log concentration of Zn2 पॉजिटिव अपॉन concentration of copper 2 पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू Kc। log तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो ये क्या आ गया मेरा Kc। तो यहां से हम Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। सो log Kc इज इक्वल टू n क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ई नॉट सेल अपॉन 0.059। तो यहां से आप log Kc कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम नर्व्स। गिब्स एनर्जी का सिंबल क्या होता है हमारा डेल्टा जी। डेल्टा जी जो है इट इज इक्वल टू माइनस NF। जो नेक्स्ट है ई नोड सेल। ई नोड सेल हमारे पास ये चीज है, ठीक है, इसको मैं यहां ले जाती हूँ। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF। माइनस NF तो इसका ऑलरेडी था, अब मैं यहाँ पर ई सेल की वैल्यू लिखूंगी, ठीक है। ई सेल की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.059 अपॉन n log Kc, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर तो log है, मैं इसको फिर से ln में कन्वर्ट करती हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF इंटू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। NF के साथ ये NF कट गया, क्या बचा हमारे पास डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। और अगर आपने log नहीं लिखना है तो आप इसको जब ln में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 यहां से निकल जाएगा ln Kc। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया गिब्स के इंग्रेडिएंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है माइनस NF ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू आपने फिल कर दी है, पहले ये log वाली करी है, log को फिर से हमने लास्ट में ln में कन्वर्ट कर दिया। सो दीज आर द 3 एक्सप्रेशंस। और ये 3 नंबर फर्स्ट मार्क्स जो 1 मार्क होगा वो आपको नर्व्स के अकॉर्डिंगली ई सेल निकालना होगा, सेकंड में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा, थर्ड में आपको गिब्स एनर्जी निकालनी आती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है ये टॉपिक है, और हमें पता है कि इससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल 100% आना है। आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर निकालो, अगर हमारे 5 सेट आते हैं तो पांचों के पांचों सेट में आपको नर्व्स का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा।
So next, the topic which is given in our NCERT book is electrolysis. Now, what is electrolysis? Electrolysis and electrochemical cell. क्या डिफरेंस है इसमें? इलेक्ट्रोलिसिस में हम सेपरेट कंटेनर्स यूज नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, इसके लिए हम एक ही कंटेनर यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में होती है. सो दिस इज द डिफरेंस. इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये हमारा एक सेपरेट नहीं होता, एक ही होता है. इसमें ही दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने फिट किए होते हैं और ये अंदर इसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है एंड देन दे आर कनेक्टेड विद बैटरी. ऑल दिस, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस. दोनों इलेक्ट्रोड्स एक ही कंटेनर के होते हैं. अब इसमें हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको आ जाता है. इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस, तो सबसे पहले मैं आपको वही बता देती हूँ. इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों में डिफरेंस. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल्स आर यूज्ड. 2 हाफ सेल्स आर यूज्ड. इसमें सिंगल कंटेनर यूज होता है फॉर बोथ पर्पसेस, ऑक्सीडेशन एज वेल एज फॉर रिडक्शन. सिंगल कंटेनर फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. थर्ड, सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता है. थर्ड डिफरेंस, कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता. फोर्थ, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें क्या है, एनोड जो है हमारा नेगेटिव होता है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव होता है. इसमें उल्टा है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव. फिफ्थ डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, रिवर्स कर दो, फ्रॉम कैथोड टू एनोड. सो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल एज वेल एज फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक सेल. नाउ वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका नीट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो इसमें से क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सपोज आपके पास है NaCl सॉल्यूशन. अब NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो होगी नहीं, बिकॉज आयनिक कंपाउंड है, तो आयंस आर स्ट्रिक्टली ऑक्यूपाइंग देयर पोजीशन, सो नो फ्लो ऑफ आयन, नो इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, अगर तो आप उसको मोल्टन स्टेट में लोगे या उसको आप एक्वस फॉर्म में लोगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, जब आपने मोल्टन NaCl लिया है, ठीक है, जब आपने मोल्टन NaCl लिया है तब आपके पास कैथोड पर क्या मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा. तो सबसे पहले आप देखिए, कैथोड पर आपको क्या मिला है, सोडियम मेटल, यू विल गेट सोडियम एट कैथोड. और एनोड पर आपको क्या मिलेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यू विल गेट क्लोरीन गैस एट एनोड. ठीक है, अब आपने सेकेंड केस, ये हमारा फर्स्ट केस था, नाउ आपने लिया है एक्वस सोडियम क्लोराइड. एक्वस सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होगा, एक्वस मीन वाटर, आपने वाटर भी लिया है. अब आप देखो, आपके पास एक NaCl है और एक आपके पास वाटर है. जो NaCl है वो स्प्लिट होके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. जो वाटर है वो स्प्लिट होके क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड OH. अब आपके पास 2 केटाइंस हैं, 2 एनाइंस हैं. अब 2 केटाइंस और 2 एनाइंस के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया कि किसने कैथोड पर लिबरेट होना है और किसने एनोड पर. अब देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एट कैथोड. कैथोड, इसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को माइंड में रखेंगे, उस केस में हमारा आंसर देंगे हम. सबसे पहले तो आपके पास ये रिएक्शन हो रहे हैं, आपके पास कैथोड पर H
ये H दूसरे H के साथ मिलकर क्या बना लेगी, हाइड्रोजन। अब इसकी ई नोट वैल्यू है -2.71 और हाइड्रोजन की तो हमें पता है इट इज 0.0 वोल्ट। अब इस केस में हमें क्या लेना है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी दैट विल बी लिबरेटेड, हायर ई नोट वैल्यू विल बी लिबरेटेड। तो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, हाइड्रोजन की, ये 0 है, ये नेगेटिव में है, सो वी गेट हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। क्लियर। अब एनोड पर हमने देखना है, एनोड पर कौन से रिएक्शन हमारे पास हो रहे हैं। एक तो क्लोरीन गैस है, ठीक है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड Cl, it joins with another Cl, we get Cl2 और इसकी E नोट वैल्यू है प्लस 1.36 वोल्ट। सेकेंड हमारे पास अब वाटर है, वाटर जो है इट गिव राइज टू 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, तो ऑक्सीजन हुआ। इसकी ई नोट वैल्यू जो है इट इज प्लस 1.23 वोल्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है, लेस वैल्यू किसकी है, ऑक्सीजन की, दैट इज 1.23 वोल्ट। तो यहां पर हमारे पास ज्यादा वैल्यू किसकी, वैसे एनोड पर क्या है, जिसकी वैल्यू लेस है दैट शुड बी लिबरेटेड। कैथोड पर जिसकी ई नोट वैल्यू ज्यादा होती है उसको लिबरेट होना होता है, एनोड पर जिसकी वैल्यू कम है उसकी। तो आंसर के अकॉर्डिंगली ई नोट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन लिबरेट होनी चाहिए, बट एक्सेप्शन यहाँ पर उल्टा एक्सेप्शन है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस एट एनोड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उल्टा चलता है, कैथोड पर जिसकी वैल्यू ज्यादा वो लिबरेट, एनोड पर जिसकी वैल्यू कम वो लिबरेट, बट यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस हो रही है बिकॉज जब ऑक्सीजन लिबरेट होती है तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ हाई वोल्टेज देनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, इट्स ड्यू टू द हाई वोल्टेज। आपको ये रीजन पता होनी चाहिए, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। ऑक्सीजन नहीं लिबरेट हो रहा, क्लोरीन, यहाँ पर होनी ऑक्सीजन चाहिए, या आप अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठाइए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लिबरेट हो रही है, क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। क्यों लिबरेट हो रही है, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। So these are the products of electrolysis. Next topic which is given in our NCERT is Faraday's law. Again very important topic. इसका न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में आएगा आपको, 1 मार्क का न्यूमेरिकल, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं। फैराडे जो है इसने हमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिए हैं, 2 लॉज दिए हमने, पढ़े हैं हमने फैराडे के 2 लॉज, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated, amount of substance deposited or liberated at electrode is directly proportional to the amount of electricity passed। जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है उतना ही आपका सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ, Z क्या है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Q क्या है, किसके बराबर है, I इंटू T, I आपका करंट एम्पियर, T आपका टाइम इन सेकेंड। जब आपका I 1 एम्पियर है, टाइम आपका 1 सेकेंड है, in that case your W becomes equal to Z. Next, 1 mole of electron, it is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 electrons. क्लियर, या आपने याद रखने हैं पार्टिकल्स। और जो आपका 96500 that is 1 फैराडे, it is equal to 1 mole of electron। ये आपके न्यूमेरिकल्स उसमें ये फिट होना है। नाउ सेकेंड लॉ क्या कहता है आपको, second law of Faraday, when same amount of electricity is passed
to different electrolytic solution, to different electrolytic solutions, the weight of substance deposited is directly proportional to the equivalent weight of substance, that is जितना भी वेट है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये है हमारे फैराडेज के दो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बैटरीज। अब बैटरीज क्या होती हैं? दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। हमारे घर में बैटरीज हैं, आपने देखा होगा इन्वर्टर्स की बैटरीज, सभी के घर में इन्वर्टर है, आपने देखा होगा इन्वर्टर्स की बैटरीज जो है वो कैसे काम करती हैं। इसमें हमारे 6 to 8 या 12 वाले भी हमारे पास इन्वर्टर्स आते हैं और हम ये बैटरीज यूज करते हैं। बैटरीज क्या होती हैं? दीज आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बाहरी तरीके से ये हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देती हैं। बैटरीज की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? अगर आप मार्केट से एक बैटरी लेने जाते हो तो आप क्या रिक्वायरमेंट्स देखोगे कि एक जो बैटरी है वो कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए? सबसे पहले तो है जो बैटरी है वो लाइट वेटेड होनी चाहिए ताकि आप इजिली उसको कैरी कर सको। बैटरी जो है उसकी वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, वेरी नहीं ज्यादा करनी चाहिए, उसकी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और थर्ड जो है, एक बैटरी जो है हम कौन सी बैटरी परचेज करेंगे जिसकी लाइफ ज्यादा हो। अगर एक कोई 3 साल चलने वाली है या 2 साल चलने वाली है तो हम 3 साल वाली बैटरी को प्रेफर करते हैं ताकि उसकी लाइफ ज्यादा रहे। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो एक बैटरी के अंदर होनी चाहिए। अब जो बैटरीज है ये दो तरह की होती है। प्राइमरी सेल्स, बैटरीज को हम सेल्स भी बोलते हैं। बैटरीज दो तरह की होते हैं, प्राइमरी सेल्स, बैटरी और सेल। प्राइमरी सेल क्या होती है? दीज आर नॉट चार्जेबल, चार्ज नहीं कर सकते हो आप उसको। और जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं दीज आर चार्जेबल। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, तो प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स दो टाइप्स, उसी तरह सेकेंडरी सेल्स की भी दो टाइप्स है। फर्स्ट इज ड्राई सेल एंड सेकेंड मर्करी सेल। सेकेंडरी सेल दीज आर नॉट चार्जेबल। सेकेंडरी सेल में हमारी क्या आ जाती है? लेड स्टोरेज सेल एंड देन निकल कैडमियम सेल। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब जो भी आपकी बैटरीज है इनके बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, रिएक्शन क्या हो रहा है और उसकी वोल्टेज क्या है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस प्राइमरी सेल। तो फर्स्ट इज ड्राई सेल। पहले हम ड्राई सेल की बात करते हैं। तो जो हमारा ड्राई सेल है इसका हमारा एनोड क्या है? ड्राई सेल जो है कहाँ यूज होती है? कैलकुलेटर्स, टॉर्चेस, छोटे छोटे जो टॉयज होते हैं। इसमें हमारा जो एनोड है जिंक सिलेंडर, छोटे छोटे आपने सेल देखे होंगे, जो सिलेंडर है वो इटसेल्फ जिंक का होता है। सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए आपका सेल जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड दिस। कैथोड क्या है इसमें आपका? कैथोड जो है ग्रेफाइट रोड होती है। ग्रेफाइट रोड ऑब्वियसली कॉपर, सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कॉपर पाउडर। दो चीजें हो गई। इलेक्ट्रोलाइट जो है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। देन ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है इसका? ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा इसमें? जिंक प्लस अमोनियम आयंस प्लस MnO2, you get Zn2 positive plus 2MnOOH plus NH3। और इसकी जो वोल्टेज है ये 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक वेरी करती है। ये हमारी होगी ड्राई सेल। सेकेंड हम बात करेंगे मर्करी सेल की। अब मर्करी सेल के अंदर हमारा क्या क्या यूज होता है? ये हेयरिंग एड्स में यूज होती है।
वॉचेस में यूज होती है। इसमें हमारा जो एनोड है जिंक एमलगम, जिंक का मरकरी के साथ मिक्सचर जिसको हम एमलगम बोलते हैं। कैथोड क्या है इसमें हमारा कार्बन एंड कार्बन की ग्रिड है विद पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें हमारा, इलेक्ट्रोलाइट जो है इट इज पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ZnO। अब इसमें हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक एमलगम प्लस मर्करी ऑक्साइड का जो पेस्ट है यू विल गेट ZnO प्लस मर्करी, और जो इसका पोटेंशियल है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ये इसका एडवांटेज हो गया, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। सो ये इसका एडवांटेज है ड्राई सेल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। तो इसमें हमारा आता है लेड स्टोरेज सेल। ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, आपके इन्वर्टर्स की बैटरीज में हमारा लेड स्टोरेज सेल है, ठीक है, होम्स में होती है, सीरीज में लगी होती है। अब इसमें हमारा एनोड क्या है, इसमें एनोड क्या है, लेड का है, लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड। कैथोड क्या है, कैथोड भी लेड का ही है, इसलिए इस बहुत इजी काम करती क्योंकि कैथोड एनोड दोनों ही लेड के हैं। लेड की ग्रिड है लेड ग्रिड पैक्ड विद PbO2, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है H2SO4, और उसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml है। जब इसकी डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसकी डेंसिटी 1.2 से कम रह जाती है तो आपके जो इन्वर्टर की बैटरीज हैं वो खराब हो जाती हैं, फिर हम उसको चार्जिंग के लिए भेजते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml होनी चाहिए। जब इसकी डेंसिटी 1.2 से भी कम रह जाती है तो हमारी बैटरी काम करना बंद कर देती है। तो हम देखते हैं रिएक्शन क्या हो रहा है हमारी लेड स्टोरेज सेल में। तो इसमें हमारा एनोड कैथोड जो है दोनों ही लेड के हैं, तो रिएक्शन क्या होगा, Pb plus PbO2, we get sulfuric acid, adding sulfuric acid as electrolyte, we get 2 PbSO4 plus 2 water molecules। ये चार्जिंग का है। जब डेंसिटी रह गई बिलो 1.2 ग्राम पर ml, इट नीड रिचार्जिंग, तब हम इसको इन्वर्टर वाले के पास ले जाते हैं। अब इन्वर्टर वाला क्या करेगा, रिवर्स रिएक्शन करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसे जनरेट करना है तो आपने रिएक्शन रिवर्स कर देना है सारे का सारा। तो अगेन आपकी बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। क्लियर। तो ये थी हमारी लेड स्टोरेज सेल जो कि हमारी इन्वर्टर्स की बैटरीज में यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निकल कैडमियम सेल। अब जो निकल कैडमियम सेल है, निकल कैडमियम सेल, दिस इज एक्सपेंसिव देन लेड स्टोरेज सेल, एक्सपेंसिव होती है। एडवांटेज क्या है, लाइट वेटेड है, वोल्टेज इसकी ज्यादा वेरी नहीं करती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहती है इसकी, ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। और ये कोडलेस अप्लायंसेस में यूज होती है। क्लियर। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रहे हैं, हमारा एनोड क्या है, कैडमियम है, कैथोड क्या है, मेटल ग्रिड, मेटल की ग्रिड है कंटेनिंग निकल ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें, KOH। रिएक्शन क्या हो रहा है, कैडमियम OH thrice give rise to cadmium oxide OH twice plus water। जब आपने रिचार्जिंग करनी है तो आप रिएक्शन इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स रिएक्शन होगा।
क्लियर। इसकी वोल्टेज जो है 1.4 वोल्ट रहती है, मच मच लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल। तो ये इसका एडवांटेज है, चाहे एक्सपेंसिव है लेकिन एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्यूल सेल। अभी रिसेंटली दो दो दिन पहले हमारी इंडिया ने फर्स्ट हाइड्रोजन गैस के बेस पर, फ्यूल सेल के बेस पर हमारी ट्रेन चली है, जो कि हरियाणा में चली है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्यूल सेल ट्रेन है, जो कि मोर देन 2000 पीपल कैरी करती है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है। इससे पहले अमेरिका में चलती थी, लेकिन हाइड्रोजन गैस के बेस पर, जिसमें फ्यूल जो क्या है वो हाइड्रोजन गैस है, और नो पॉल्यूशन, इट जस्ट रिलीजेस वाटर वेपर्स। सो वेरी वेरी जो है हमारे इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी की तरफ, ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ। सो फ्यूल सेल होती क्या है, इसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्यूल है वो क्या है, हाइड्रोजन। कॉन्टिन्यूसली जो रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कॉन्टिन्यूसली दे आर सप्लाइड एंड कॉन्टिन्यूसली एनर्जी मिलती रहती है। ये इसका एडवांटेज है। ये अपोलो स्पेस क्राफ्ट में यूज होती है, और ट्रेन तो अभी चलती ही चलती है। हमारी इंडिया जो है उसका पार्टिसिपेंट बन गया है। तो अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में एनोड क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर। कॉन्टिन्यूसली जो रिएक्टेंट्स है सप्लाई होते हैं। कैथोड क्या है, ऑक्सीजन गैस। इसमें हमारी हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीडाइज्ड, एंड ऑक्सीजन गैस जो है रिड्यूस्ड। तो कॉन्टिन्यूसली इनके डिफ्यूजन रेट्स को मेंटेन करते हैं, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से ले सकें। जो आपकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, इसके अंदर आप हाइड्रोजन गैस के अलावा और क्या क्या फ्यूल्स ले सकते हो, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस ले सकते हो, मीथेन ले सकते हो, मीथेनॉल ले सकते हो, इथेनॉल भी ले सकते हो। दीज आर द डिफरेंट फ्यूल्स विच वी कैन यूज इन द फ्यूल सेल। अब इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्वस KOH। रिएक्शन क्या होगा इसमें आपका, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यू गेट वाटर। तो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होनी चाहिए फ्यूल सेल की, ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर अदर बैटरीज। सबसे पहले हाईली एफिशिएंट, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्टिन्यूसली हम रिएक्टेंट सप्लाई करते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन हमें एनर्जी मिलती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ग्रीन केमिस्ट्री, इसमें कोई पोल्यूशन ही नहीं है, वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज द फ्यूल सेल। Now next we will discuss last important topic of our this chapter, that is the electrochemical theory of rusting. रस्टिंग वर्ड से हम सब फेमिलियर हैं। कोरोजन वर्ड आपने सुना है, जब आयरन को कोरोजन होता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। कोरोजन क्या होता है, इट इज द स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सारी हमारी मेटल्स की सरफेस को अफेक्ट करती हैं और कोरोजन हो जाता है। और जब आयरन को कोरोजन होता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। जो रस्ट है ये ब्राउन कलर का होता है, और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को कोरोजन होता है, तो आयरन को रस्ट जब होता है उसको हम रस्ट बोलते हैं। कौन सी मेटल्स हैं, सिल्वर को होता है, कॉपर को होता है, सारी मेटल्स को होता है। तो फर्स्ट फैक्टर, पोजीशन ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर तो वो रिएक्टिव है तो उसको कोरोजन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज उतना फास्ट कोरोजन, बिकॉज इम्प्योरिटीज एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप देखिए सी वाटर जो है सोल्टी होता है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, तो इसीलिए हमारे शिप जो है वो खराब हो जाते हैं और कितना मिलियन बिलियंस का नुकसान होता है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बन मिलती है तो H2CO3 बनता है एसिड, चाहे वीक एसिड है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। एंड लास्ट इज, ये तो थे जो डायरेक्टली रिलेटेड है कोरोजन के। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव कवरिंग। अगर आपने अपनी मेटल्स के ऊपर कोई कवरिंग कर दी है, इट विल डिक्रीजेस द
inversely related to corrosion. So these are the factors which affects the corrosion, or you can say rusting. Now we'll discuss the elect mechanism. हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि corrosion का मैकेनिज्म जो है वो उसमें कैसे कैसे जो है वो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस मैकेनिज्म। मैंने जैसे आपको पहले बोला है, इम्प्योरिटीज जो हैं ऑन द सरफेस ऑफ आयरन act as electrochemical cells, act as electrochemical cell। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस साथ में रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी होती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स हैं। अब कौन से रिएक्शंस होंगे? सबसे पहले तो एट एनोड आपका जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आयरन जो है अंडरगोज ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा? हाइड्रोजन आयंस 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर बनाएंगे। बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है आपका? ओवरऑल देखिए, आपके पास आयरन था 4H पॉजिटिव प्लस 4 यू गेट Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर। अब ये जो आपका है आयरन, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, इट फर्दर ऑक्सीडाइज एंड क्या बना लेगा ये? Fe2O3। दिस Fe2O3 reacts with the water vapors from the atmosphere and you get complete formula of your rust, जो ब्राउन कलर की फ्लेक्स होती हैं, ठीक है, ब्राउन फ्लेक्स। अब आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू प्रिवेंट रस्टिंग और कोरोजन? प्रिवेंटिव मेथड, प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से ले सकते हो? फर्स्ट इज बैरियर। अगर आप आयरन और एटमॉस्फेयर के बीच में बैरियर कोई लगा देते हो तो आपका जो सरफेस है वो कोरोजन से बच जाएगी। अब बैरियर किस किस के हो सकते हैं? फर्स्ट पेंट कर दिया आपने या कोई केमिकल आपने अप्लाई कर दिया। केमिकल कौन सा होता है? बिसफिनोल। फर्स्ट आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड आप ऑयल की कवरिंग या ग्रीस की कवरिंग उसके ऊपर कर सकते हो। थर्ड आपके क्या कर सकते हो? मोर एक्टिव मेटल की कोटिंग। कौन कौन सी मोर एक्टिव मेटल्स हैं? टिन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, निकल है, ठीक है, इनकी कोटिंग कर सकते हो। सेकेंड मेथड इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद जिंक, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक की कोटिंग को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन ये मेथड अंडरग्राउंड पाइप्स के लिए यूज होता है, जो कंटिन्यूसली पानी के साथ टच में रहती हैं। अंडरग्राउंड जो पाइप्स होती हैं कंटिन्यूसली पाइप्स के साथ जो टच होती हैं, सो अंडरग्राउंड पाइप्स आर कनेक्टेड विद मैग्नीशियम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है एंड इट ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिवेंट आयरन। आयरन को ये प्रिवेंट करती है। फोर्थ मेथड है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या चीज होती है? इट इज एल्केलाइन फॉस्फेट एंड एल्केलाइन क्रोमेट। ये दो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। अगर आप आयरन की चीज के ऊपर इनको लगा दोगे तो आपका जो आयरन आर्टिकल है वो सेफ हो जाएगा। एल्केलाइन फॉस्फेट एंड एल्केलाइन क्रोमेट्स। So students, this is all about our complete explanation of our chapter electrochemistry. इसमें आपका एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कवर हुआ है। सीरियल वाइज जो जो चीज एनसीईआरटी में दी है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। आई होप दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू, और ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कंप्लीट नोट्स हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के, जिसमें से कंप्लीट आपके 8 मार्क्स आ सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं। सो दिस इज वेरी यूजफुल। आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए।
And if you have any doubt in any topic of your NCERT, you can directly message me. I'm uploading the video of your NCERT topics on every Friday and Sunday at 7 PM और मैंने इनकी डिटेल्ड वीडियो डिफरेंट पार्ट्स में भी अपलोड करी हैं, आप वो भी देख सकते हो. So thanks for watching my video and don't forget to like, share and subscribe my video.